राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीरियल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की, और उस नगर में एक राजा रहता है। वो राजा जो है बहुत अच्छा, बहुत शालीन, बहुत अच्छे स्वभाव का, चरित्रवान, निष्ठावान और प्रतापी राजा रहता है। और उसके राज्य का बहुत दूर दूर तक नाम शोहरत रहता है। और उस राजा के 3 लड़के रहते हैं। तीनों भी उस राजा की तरह ही बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, शक्तिवान, स्वभाव से बहुत शालीन, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे विचार वाले तीनों बच्चे उसके उसी की तरह रहते हैं। अब धीरे धीरे तीनों लड़के बड़े हो जाते हैं। राजा को एक दिन चिंता होती है कि मैं अपना उत्तराधिकारी आखिर इन तीनों में से किसको बनाऊं। तो ये सोच के राजा जो है वो अपने मंत्रीगण लोग को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग ये बताइए कि मैं इन तीनों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। तो वो सारे मंत्रीगण जो हैं वो थोड़ा समय लेते हैं और 2-4 दिन बाद जाके बोलते हैं कि देखिए राजा साहब, अगर आप नाराज़ ना हो तो हम अपनी राय बताएं। तो राजा साहब बोलते हैं, क्यों नाराज़ होऊंगा भाई, मैं तो आप लोगों से राय पूछा ही हूँ, आप लोग अपना राय बता सकते हैं। तो मंत्रीगण सब बोलते हैं कि राजा साहब, हमारा जो सोच है वो ये है कि आप अपने तीनों पुत्रों को दूसरे देश में कमाने के लिए भेजिए और जो भी उन तीनों में से ज़्यादा पैसा कमा के लाए उसी को उत्तराधिकारी बना दीजिए। राजा को ये राय बहुत अच्छी लगती है और राजा यही करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दूसरे दिन तीनों पुत्रों को बुलाता है और बोलता है कि तुम तीनों कमाने चले जाओ और कमा के लेके आओ। अब तीनों कमाने जाने के लिए तैयार होते हैं और सब सामान वामान बांध के उनके साथ लाव लश्कर लेके, और वो तीनों लड़के निकल जाते हैं। अब तीनों लड़के निकल जाते हैं, नाव में बैठते हैं, नाव से चले जाते हैं। नाव से जब नदी के उस पार उतरते हैं तो वो तीनों जो है वो आपस में बात करते हैं कि हम तीनों 3 दिशा में जाएंगे, लेकिन यहीं पर मिलेंगे, 1 साल बाद हम यहीं पे मिलेंगे। तो वो, क्योंकि उन तीनों को 1 साल का समय मिला रहता है, तो वो तीनों में से 2 तो एक दिशा में चले जाते, मतलब अलग अलग दिशा में दो भाई चले जाते हैं। लेकिन एक भाई, जो छोटा भाई रहता है, वो वही नदी के किनारे ही इधर उधर घूमता रहता है और विचार करता रहता है, सोचता रहता है कि मैं अपना ये पैसा क्या करूं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। वो उसको कुछ समझ ही में नहीं आता है और वो वही नदी के आसपास ही रहता है। और उधर उसके दोनों भाई खूब अपना पैसा व्यापार में लगाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। अब ये ऐसी नदी के किनारे घूमते रहता है। एक दिन साधु आते हैं और उस साधु जो है उस राजपूत, मतलब राजकुमार के पास आते हैं। वो राजकुमार के पास 3 दिन तक रहते हैं और वो राजकुमार उन साधु का बहुत अच्छा से आदर सत्कार करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। अब वो उसके बाद जब साधु महाराज पूछते हैं उससे कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो राजकुमार सब बात बता देता है। तो साधु महाराज राजकुमार को बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम यहीं रहना, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, जब तक तुम्हारे भाई यहाँ नहीं आए तो तुम इसी जगह पे रहना, इस जगह से कहीं मत जाना। और तुम जो पैसा अपना लगाना चाहते हो उसके लिए बताता हूँ कि तुम अपने उस पैसे से जितना भी तुमको वो मिले, मक्का मिले, वो मक्का तुम पूरा खरीद के ले आओ, मकई, और उस मकई को खरीद के लाओ और रख लो और हर दिन इस तालाब में डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा हर दिन डालो मकई का दाना, हर दिन तालाब में डालते जाओ। राजकुमार जो है वो बोलता है ठीक है महाराज। अब वो साधु महाराज तो चले जाते हैं और राजकुमार जो है वो जो पैसा रखा रहता है उससे पूरा जहाँ जहाँ से मिलता है सब जगह से मकई मंगा लेता है और उस मकई को रोज उस तालाब में 1-1, 2-2 मुट्ठा डालते जाता है, रोज डालता है, रोज डालता है। अब ये सिलसिला 6 महीना तक चलता रहता और वो 6 महीना में, मतलब वो मछली लोग इतना खुश हो जाते हैं, सारी मछलियाँ वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। सबको एक बार
उस मक्के के दाना को एक बड़ी मछली खा जाती है और वो बड़ी मछली जो है वो बात फैला देती है और सारे मछली जो हैं वो वहाँ मकई खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और तो और वो मछलियों का राजा भी वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। अब वो जब उपस्थित हो जाता है और 6 महीना हो जाता है, अब राजा वो राजकुमार को कुछ भी ऐसा कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता है। अब वो सोचता है कि मैं शायद ये अपना पूरा पैसा जो है उसको उस साधु के कहने से पानी में गँवा दिया। अब मैं अपने पिता को, अपने भाइयों को कौन-सा मुँह कैसा मुँह दिखाऊँगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि पैसा को पानी में फेंक दिया। मैं अपने पिताजी और अपने भाइयों को मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गया। अब मेरे को ये शहर छोड़ के और चले जाना चाहिए। ऐसा-वैसा उसके दिमाग में बहुत सारा बात आता है और अपने लाव लश्कर को, अपने जो भी कर्मचारी रहते हैं उनको बोलता है कि हम कल निकल जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उन लोग सब अपना बांधने छानने लगते हैं, तंबू तंबू जो भी है। अब बन जाता है, तभी क्या होता है कि अब वो तो दाना डालना बंद कर देता है मकई। तो वहाँ जो वो मछलियों का राजा रहता है वो मछलियों से पूछता है कि भाई यहाँ 6 महीना से मकई मिल रहा था, अब क्या अचानक क्या हुआ कि मछली वो मकई का दाना आना बंद हो गया? क्या उस व्यक्ति को उसका इनाम मिला या नहीं? तो मछली लोग बोलते हैं कि नहीं, इनाम तो नहीं मिला। तो फिर वो जो उनका राजा जो रहता है, मछलियों का राजा रहता है, वो बोलता है कि ये तो गलत बात है, उसका इनाम मिलना चाहिए। तो फिर मछली जो है वो मुँह में लाल दबा के लेके आती है और उस तालाब के किनारे छोड़ के चली जाती है। अब वो अचानक ऐसे ही सोच विचार करते हुए उस राजकुमार का नज़र उस लाल पे पड़ जाता है। अब वो लाल को देखता है, तो जाके उस लाल को देखता है तब तक कि वहाँ बहुत सारे लाल ही लाल, लाल ही लाल, खूब सारा लाल हो जाता है। अब वो राजा मतलब राजकुमार जो है वो सोचने लगता है कि इतने सारे लाल, मतलब वो बोलता है कि यही शायद वो साधु का बात सच हो गया और यही है मेरा वो सींचा हुआ मकई का फल। तो वो पूरे लाल को इकट्ठा करवाता है अपने सैनिकों से, अपने सिपाहियों से, और वो पूरे लाल को अपने जो तंबू है फिर से गड़वाता है और वहाँ रहने लगता है। और वो सारे लाल जो उठा के और उसको क्या करता है कि गोबर में छिपा देता है, गोबर में कंडा जैसे बना बना के रखता है। अब 1 साल होता है और फिर से वो मकई मंगाता है और फिर वो तालाब में डालने लगता है और वो सिलसिला अब चलते रहता है। वो मकई डालता है और तालाब से लाल निकलता है। ऐसा होता जाता है, उसके पास बहुत सारे लाल इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो लाल मतलब उसको सब जान ना जाएँ, उस बात को किसी को बताना नहीं चाहता और अपने सिपाहियों को भी मना कर देता है कि ये बात कहीं भी किसी को भी नहीं बताना, अगर तुम लोग नहीं बताए तो तुमको उचित इनाम दिया जाएगा। ऐसा उनको लालच दे देता है और मना कर देता है कि किसी को नहीं बताना है। अब जब 1 साल हो जाता है और उसके भाई और 2 भाई जो हैं वो आते हैं, और आते हैं तो अपनी-अपनी कमाई बताते हैं। दोनों भाई का कमाई बहुत ज़्यादा रहता है। जब दोनों भाई बताते हैं तब तो फिर खुश होता है ये भी, और भी वो बड़ा बताता है तो दोनों भाई खुश होते हैं, फिर बीच वाला बताता है तो ये दोनों भाई खुश होते हैं। लेकिन अब जब इससे पूछते हैं तो ये दिखाता है कि वो उसका गोबर का कंडा जैसा गोल-गोल बनाए रहता है। तो बोलते हैं वो उसके दोनों भाई बोलते हैं कि ये क्या, ये तुम्हारी कमाई है गोबर, ये गोबर के वो कंडे, ये तुम्हारी कमाई है? उसका मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन उसको तो मालूम रहता है कि मैं क्या कमाया हूँ। ये सोच के वो उनके मज़ाक उड़ाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो राजभवन जाने के लिए, मतलब अपने राज्य में जाने के लिए नाव पे सवार हो जाते हैं, नाव पे सवार होते हैं। अब वो बड़े भाइयों का जो नाव है वो थोड़ा एक साइड से हल्का हो जाता है, तो उन लोग इससे कंडा माँगते हैं। ये बोलता है कि ठीक है, मैं इतना कंडा देता हूँ आपको। तो वो क्या करता है, लाल निकाल लेता है और कंडा उन लोग को दे देता है और उनकी नाव बराबर ऊपर मतलब हिलते-डुलते रहती है, वो बराबर हो जाती है और ये तीनों अब राजभवन पहुँच जाते हैं। राजभवन पहुँचने के बाद राजा के सामने वो जो दोनों भाई 2 दिशा में गए थे कमाने, वो ला के राजा के सामने अपना कमाई रखते हैं और राजा बहुत खुश होते हैं। और ये जो तीसरा है वो गोबर के वो कंडा रखता है। राजा बोलते हैं कि ये क्या है?
यही तुम्हारी कमाई है, ऐसा करके। तो वो राजकुमार जो है वो बोलता है कि हाँ, यही मेरी कमाई है। अब वो नगरवासी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये क्या कमा के लाया है, गोबर के उपले। तो फिर बोलता है वो, रुकिए पिताजी, और जो राज्य की जनता रहती है उसको उनसे भी बोलता है कि आप लोग भी रुकिए। और फिर वो क्या करता है, वो कंडा को तोड़ता है वो राजा के सामने में, अपने पिता के सामने, और उसमें से लाल निकाल के देता है। तो राजा बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि ये लाल तुम कमा के लाए हो, जो इसका तो कोई कीमत नहीं, ये इसका कीमत लगाया नहीं जा सकता, ये इतना अनमोल है। और जैसा लाल तुम इतना सारा कमा के लाए हो, तो इससे ये वो होता है कि मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम ही हो। लेकिन मैं जनता से भी इसको जानना चाहता, तो फिर उस राज्य की जनता को भी दिखाते हैं कि ये देखो, ये मेरा छोटा बेटा जो है वो लाल कमा के लाया है, और दोनों बेटे का कमाई तो आप लोग के सामने। तो वो सारी जनता भी राजा के साथ हो जाती है, और राजा के बात से सहमत हो जाती है, और छोटा बेटा जो है वो राजा का उत्तराधिकारी बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।